नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ एकेडमी में। दोस्तों, हम हिंदी की लेक्चर सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमने कई टॉपिक्स पहले के वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इसी सीरीज में हम आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जिसे हम संधि के नाम से जानते हैं। और आज की कक्षा में हम संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। संधि क्या होती है, इसके प्रकार क्या होते हैं और किस प्रकार से हम संधि को समझ सकते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों पर हम आज चर्चा करेंगे, ताकि हमसे आने वाले संधि विच्छेद या संधि हम करके बता सकें। ये मेंस की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और प्री की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। संधि में हम इसकी शुरुआत करेंगे इसकी परिभाषा से। परिभाषा, यदि संधि की परिभाषा दी जाए तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, हम उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। ये तो बात हो गई इसकी परिभाषा की, लेकिन संधि करने के लिए कुछ आवश्यक नियम हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। यदि आप ये नियम याद रख लेते हैं तो भी आपको संधि करने में आसानी हो जाएगी। संधि किस प्रकार से होती है ये बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखते हैं। पहला नियम कहता है कि पहली बात तो यह कि संधि कहां से ली गई है? संस्कृत से। हम संस्कृत से ही संधि को सीखें, ये पहली बात हो गई। अब संधि किन शब्दों की होगी? तो संधि तत्सम शब्दों की होती है। तत्सम शब्दों की संधि होती है। ये क्या बोल रहा हूं मैं? तत्सम शब्दों की संधि होती है मतलब संधि में जुड़ने वाले जो दो शब्द होंगे, जो दो वर्ण होंगे, वो कैसे होंगे? तत्सम होंगे। वो दोनों वर्ण कैसे होंगे? तत्सम होंगे। ये हमेशा रहेगा। तद्भव या फिर देशज विदेशज शब्दों में संधि नहीं होगी। वो कैसे शब्द होंगे? तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों में ही संधि होती है। इसका तीसरा रूल कहता है कि दो अर्थपूर्ण शब्द मिलकर विकार के पश्चात एक सार्थक शब्द बनाएंगे। ये रूल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दो अर्थपूर्ण शब्दों के मिलने से विकार उत्पन्न होगा और विकार के पश्चात एक सार्थक शब्द बनेगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं? दो अर्थपूर्ण शब्द मिलेंगे, विकार उत्पन्न होगा। जब मेल होगा, जब संधि होगी तो उसमें विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन उत्पन्न होगा। विकार को हम यहां पर मैंने आपको बताया कि विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन के पश्चात वो कैसे शब्द बन जाएंगे? सार्थक शब्द बन जाएंगे। और इसी को हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जब अर्थपूर्ण शब्द मिले, विकार उत्पन्न हो और विकार के पश्चात एक सार्थक शब्द बने, तभी संधि होती है। यहां पर यह चीज समझिए, अर्थपूर्ण शब्द से मतलब क्या है? जो भी शब्द मेल करने वाले हैं या मिलने वाले हैं, वो मेल से पहले भी अर्थपूर्ण होंगे, उनका कोई मतलब निकलता होगा। ठीक है, और जब विकार उत्पन्न होगा, उनमें परिवर्तन उत्पन्न होगा, तब भी वो कैसे शब्द बनेंगे? सार्थक। मतलब उसके भी कोई मीनिंग या उसका भी कोई मतलब निकलेगा, तभी वो संधि कहलाएगी। यदि इसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा तो वह संधि नहीं कहलाएगी, बल्कि क्या कहलाएगा? संयोग। क्या कहते हैं उसको? संयोग। यदि विकार के बिना शब्दों का मेल हो रहा है, बिना विकार उत्पन्न हुए, तो वो संधि नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगा? संयोग कहलाएगा। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। ये महत्वपूर्ण नियम है
कि संस्कृत कहाँ से लाई गई है, संस्कृत माफ कीजिएगा, संधि कहाँ से लाई गई है, संस्कृत भाषा से लाई गई है। संधि किन शब्दों की होती है, तो तत्सम शब्दों के मिलने से संधि होती है। ठीक है, अभी उदाहरण में स्पष्ट कर दूंगा कि तत्सम शब्द कैसे होते हैं। और जो ये दोनों शब्द जुड़ रहे हैं वो दोनों कैसे शब्द होंगे, अर्थपूर्ण होंगे, उनमें विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन उत्पन्न होगा, और उस परिवर्तन के पश्चात फिर से एक कैसा शब्द बनेगा, सार्थक शब्द बनेगा। और जब ये सार्थक शब्द बनेंगे तो इसे ही हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। यदि विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है और कोई सार्थक शब्द बन जा रहा है तो वो क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है, ना कि संधि। उदाहरण देख लेते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं इसको। जैसे विद्या, धन, आलय, ये दोनों ही शब्द कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं जो कि हिंदी में प्रयुक्त किए गए हैं। विद्या भी तत्सम शब्द है, आलय भी तत्सम शब्द है, और ये दोनों कैसे हैं, अर्थपूर्ण। विद्या का भी एक मीनिंग होता है और आलय का भी एक मतलब होता है। ठीक है, विद्या का मतलब ज्ञान, आलय का मतलब घर या वह स्थान जहां पर ये विद्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों का अपना अपना अर्थ है, ये अर्थपूर्ण शब्द हैं। जब हम इसकी संधि करेंगे तो हम देखते हैं कि ये यहां पर जो संधि हो रही है वो सवर्ण अ प्लस अ के मध्य हो रही है, और ये वापस क्या बन जा रहा है, अ बन जा रहा है। इन दोनों पर संधि हो रही है। विकार कैसे उत्पन्न हुआ, तो विद्या और आलय मिलकर क्या बनाएंगे, विद्यालय। विकार कैसे उत्पन्न हुआ कि ये दोनों दो बार प्रयुक्त ना होकर एक ही बार प्रयुक्त हुआ, वो भी मात्रा के रूप में। तो ये परिवर्तन आ गया, यहां पर भी आ था, यहां पर भी आ था, लेकिन अब ये दोनों आ मिलकर क्या बना लिए, एक बड़ा आ बना लिए, जो कि इस प्रकार से लिखा गया, इसमें परिवर्तन आ गया। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं। यदि ये परिवर्तन नहीं होता तो हम इसे क्या कहते, संयोग कहते। आगे देखिए, हम इसके प्रकारों पर चर्चा कर लेते हैं कि संधि को हम कितने प्रकार से बांटकर देख सकते हैं। प्रकार, तो याद रखिएगा, संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए गए, 3 प्रकार की संधि बताई गई है, जिसमें से पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। हम इसके भी परिभाषा पर चर्चा करेंगे अलग अलग, और इसके उदाहरण हम देखेंगे। उसके पहले ये समझ लीजिए कि पुनः इस स्वर संधि को हम 5 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। इसके फिर से कितने भाग हैं, 5 भाग। पहला कहलाता है दीर्घ स्वर संधि। ये पूछा जाए कि संधि को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ये पूछा जाए कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा देखते हैं, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण स्वर संधि, और 5वां है अयादि स्वर संधि। तो इस प्रकार से स्वर संधि को पुनः 5 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि संधि को बनाने के या संधि के होने के कुछ नियम हैं, कुछ नियम पर हमने चर्चा कर ली। अब एक एक संधि पर जब भी हम चर्चा करेंगे तो उससे संबंधित और नियम पर हम
चर्चा करेंगे ताकि ये जान सके कि वो संधि किस प्रकार से हो रही है। तो हम पहले स्वर संधि की बात करेंगे और स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले हम संधियों की बात परिभाषा बता देता हूं आपको कि दो स्वर वर्णों के या दो स्वर शब्दों के, जब शब्द बोल रहा हूं तो शब्द के अंत में जो वर्ण आएगा वो कैसा होगा, स्वर वर्ण होगा। ठीक है, तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ये याद रहेगा, स्वर संधि किसे कहेंगे, जब स्वर वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हो। उदाहरण से समझते हैं इसे भी हम। इसका पहला उदाहरण हो सकता है विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, ये क्या कहलाते हैं, विद्यार्थी। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर बड़ा आ है प्लस यहां पर छोटा है, इन दोनों के मेल से विकार उत्पन्न हो रहा है और ये क्या बन जा रहे हैं, बड़ा बन जा रहे हैं। ठीक है, जब भी बड़ा और छोटा मिलेगा तो इसका दीर्घ रूप धारण करेगा, बड़ा आ ही बनेगा, ये नियम कहता है। ठीक, यदि बड़ा अ बन रहा है मतलब स्वर बन रहा है, बड़ा और छोटा मिलके बड़ा आ ही बना रहा है, मतलब ये सवर्ण मिलके अपने ही दीर्घ वर्ण का निर्माण कर रहे हैं और ये वर्ण कैसा है, स्वर है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। और नियम देख लेते हैं जो बाकी नियम थे कि ये दोनों तत्सम शब्द होने चाहिए, तो ये दोनों तत्सम शब्द हैं। ये दोनों अर्थपूर्ण शब्द होने चाहिए, तो इन दोनों का अलग अलग भी मतलब है। दोनों के मिलने से कैसा शब्द बनना चाहिए, सार्थक शब्द बनना चाहिए, तो विद्यार्थी एक सार्थक शब्द भी है। तो इस प्रकार से यह उदाहरण संधि के सभी नियमों को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्या और अर्थी में संधि हो रही है और संधि होकर ये क्या बन रहा है, विद्यार्थी बन रहा है। इस प्रकार से ये आपका उदाहरण हो गया स्वर संधि का, स्वर संधि का। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं स्वर संधि के प्रकारों में। जो मैंने आपको 5 प्रकार बताए उसमें से पहला प्रकार हम देखेंगे जिसे हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। तो मैं इसे मिटाता हूं और आगे हम फिर चर्चा करते हैं। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं दीर्घ स्वर संधि की। जैसा कि मैंने आपको बताया स्वर संधि की परिभाषा में कि दो स्वर वर्णों के मिलने से जो संधि होगी वह क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। उसी प्रकार यदि हम दीर्घ स्वर संधि की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि दो सजातीय स्वर वर्णों के मेल से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कि जो वर्ण मिल रहे होंगे वो कैसे होंगे, सजातीय, एक ही जाति के होंगे। दो सजातीय वर्णों के, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। दीर्घ स्वर संधि के नियम आपके सामने लिखे हुए हैं और उसके साथ मैंने उदाहरण भी कवर किया हुआ है। इसका पहला नियम कहता है कि जब छोटा आ और छोटा आ, ठीक है, दोनों छोटा अ मिलेंगे या दोनों लघु अ मिलेंगे तो कैसा बनेगा, बड़ा अ बनेगा या फिर दीर्घ अ बनेगा। जब भी संधि के बाद बनने वाला जो वर्ण आएगा वो दीर्घ होगा, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, दीर्घ स्वर संधि कहा जा रहा है। जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि दो लघु अ मिलके कैसा बना रहे हैं, एक दीर्घ आ बना रहे हैं। इसका उदाहरण समझते हैं कि सूर्य प्लस अस्त, सूर्य में भी अ है, अस्त में भी आ है, और ये दोनों मिलकर कैसे बनाएंगे, अब बड़ा आ बनाएंगे और ये क्या बन जाएगा, सूर्यास्त्र। इसी प्रकार शिव और अयन मिलकर बनाएंगे शिवायन। देख रहे हैं यहां पर जो मात्रा है वो बड़े अ की है, छोटे अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यदि बड़ा अ बन रहा है तो वो अपने मात्रिक रूप में यहां पर आ रहा है। यदि तक अभी आप वर्ण नहीं समझ पाए हैं कि बड़ा छोटा क्या होता है तो आप पहले वर्णमाला देख सकते हैं। आपका वीडियो ये लेक्चर डला हुआ है मेरे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे, वहां पर मैंने आपको वर्णों का क्रम बताया और उनकी मात्राओं के बारे में बताया है, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं।
अगला दूसरा रूल कहता है कि जब छोटा आ या लघु आ और बड़ा आ मतलब दीर्घ आ मिलता है तो भी क्या बनता है, दीर्घ आ बनता है। इससे संबंधित नियम देख लेते हैं। शिव इसमें छोटा आ है, ठीक है, और आलय इसमें दीर्घ आ है, और ये दोनों मिलकर कैसा बना रहे हैं, दीर्घ आ बना रहे हैं। और क्या बन रहा है, शिवालय। दोनों ही कैसे शब्द हैं, अर्थपूर्ण शब्द हैं, और बनने वाला शब्द कैसा है, ये भी सार्थक है। इसी प्रकार भय प्लस आकुल क्या बन रहा है, भयाकुल। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, भयाकुल। और इसमें क्या हो रहा है, यहां पर दीर्घ वर्ण आ रहा है अ का ही। इसी प्रकार दीर्घ अ और लघु आ मिलकर फिर से क्या बनाएंगे, दीर्घ आ। इसका उदाहरण देख सकते हैं, विद्या धन अध्ययन क्या कहलाता है, विद्या अध्ययन। उसी प्रकार महा धन अनुभाव क्या कहलाता है, महानुभाव कहलाता है। इसी प्रकार दो दीर्घ अ के मिलने से भी क्या बनेगा, एक दीर्घ अ ही बनेगा। इसका उदाहरण है विद्याधन आलय विद्यालय, महाधन आत्मा महात्मा। इस प्रकार से ये जो है सजाती अवर्णों के मिलने से बनने वाले शब्द हैं। इसी प्रकार ई वर्ण से देख लेते हैं। ई स्वर वर्ण जब मिलेंगे तो किस प्रकार से मिलेंगे, तो बनेगा तो हमेशा दीर्घ ई ही, दीर्घ ई ही बनेगा। भले दो लघु ई मिले या एक लघु एक दीर्घ मिले। इस प्रकार से पहले उदाहरण से देखते हैं। जब दो छोटे या लघु ई मिल रहे हैं तो कैसे बन रही है, एक दीर्घ ई बन रही है। जैसे अति और ईव, इसके मिलने से क्या बन रहा है, अतीव। उसी प्रकार अधिधनीन क्या बन रहा है, अधीन। अगला रूल देखते हैं कि एक लघु ई और एक दीर्घ ई के मिलने से भी क्या बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा। जिस प्रकार गिरी और ईश के मिलने से क्या बनेगा, गिरीश। यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, गिरीश, ठीक है। वारिधनीश वारिश, ठीक है। इसी प्रकार एक दीर्घ ई और एक लघु ई के मिलने से भी क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। जैसे योगी और इंद्र, योगिंद्र, योगेंद्र नहीं होगा, योगिंद्र होगा, योगिंद्र, ठीक है। महती और इच्छा, महतीच्छा। इसी प्रकार बड़ा ई या दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर भी क्या बनाएंगे, दीर्घ ई ही बनाएंगे। नारी ईश्वर, नारीश्वर। जानकी ईश, जानकीश। इसी प्रकार दो छोटे ऊ या लघु ऊ के मिलने से क्या बनेगा, एक दीर्घ ऊ बनेगा। जैसे अनु और उत्तर से मिलकर क्या बनेगा, अनुत्तर। भानु और उदय से मिलकर क्या बनेगा, भानुदय। जब भी आपको दीर्घ मात्रा लगी हुई दिखे, कहीं पर भी दीर्घ मात्रा लगी हुई दिखे और वहां से यदि शब्दों को आप तोड़ेंगे, उनका संधि विच्छेद करेंगे और दो सार्थक या दो अर्थपूर्ण शब्द आपको मिल जाते हैं, तो आपका वो संधि कैसे हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब एक छोटा अगला देख लेते हैं कि एक छोटा ऊ या लघु और एक दीर्घ ऊ के मिलने से भी क्या बनेगा, दीर्घ ऊ ही बनेगा। जैसे लघु और उर्मी, लघुर्मी। अंबु धन ऊर्जा, अंबुर्जा। इसी प्रकार एक दीर्घ ऊ और एक लघु ऊ मिलकर फिर से दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे। इसे हम वधु और उत्सव, वधुत्सव बनाकर समझ सकते हैं। भू ऊपरी, भूपरी बना के समझ सकते हैं। दो दीर्घ ऊ के मिलने से भी एक दीर्घ ऊ ही बनेगा। जैसे भू ऊष्मा, भू ऊष्मा। भू ऊर्जा, भूर्जा। ठीक है। इसी प्रकार दो री वर्णों के मिलने से एक री वर्ण बनता है। जैसे पितृ प्लस ऋण, पितृण। मातृ प्लस ऋण, मातृण। तो ये आपके दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण और नियम थे कि जब सजाती शब्द होंगे, ये याद रखना है, हमेशा कैसे होंगे, सजाती होंगे। चाहे दोनों दीर्घ हो, दोनों लघु हो या एक दीर्घ एक लघु हो, संधि कैसी भी हो, बनेगा हमेशा एक दीर्घ ही बनेगा। उसी का सजाती वर्ण दीर्घ बनेगा। और इस प्रकार जब भी आप यहां से तोड़ेंगे तो आप याद रखें कि दो अर्थपूर्ण शब्द आपको मिल जाएंगे। और यदि ऐसा हो रहा है और विकार के पश्चात हो रहा है तो ये क्या कहलाएगी, दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। अब हम अगली संधि पर चर्चा करेंगे, इसे हम कहते हैं गुण स्वर संधि।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गुण स्वर संधि के बारे में कि गुण स्वर संधि क्या होती है। तो गुण स्वर संधि की परिभाषा इसके नियम में ही छुपी हुई है, उसे ही हम देख लेते हैं कि गुण स्वर संधि तब होगी जब छोटा आ या दीर्घ आ मिलेगा छोटा ई या बड़ी ई से। जब लघु आ या दीर्घ आ का मिलन होगा या संधि होगी छोटी ई या बड़ी ई से, तो हमेशा क्या बनेगा? ए। हमेशा क्या बनेगा? ए बनेगा। इसी प्रकार जब छोटा आ या लघु आ या दीर्घ आ की संधि होगी लघु ऊ या दीर्घ ऊ से, तो हमेशा क्या बनेगा? ओ बनेगा। इसी प्रकार जब अ या आ की संधि होगी री के साथ, ठीक है, री के साथ, तो हमेशा क्या बनेगा? अर। अर बनेगा। ये यदि तीन नियम किसी भी संधि में आते हैं और इस प्रकार की संधि हमें देखने को मिलती है तो वो हमेशा क्या होगी? गुण स्वर संधि होगी। इसको उदाहरण से ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो देखिए इसका पहला उदाहरण देखते हैं। मैंने कहा अ और ई के मिलने से, तो इसका ही हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम लघु अ और लघु ई को मिलाकर ए बना रहे हैं। उदाहरण देखें, नर प्लस इंद्र। यहाँ पर छोटा आ रहा है और यहाँ पर छोटी ई आ रही है और दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? ए बन रहा है। ये अपने मात्रिक रूप में आया है ए, ठीक है, ए की बात नहीं कर रहा हूं, ए कह रहा हूं मैं, नरेंद्र। इसी प्रकार प्र धन ईत प्रेत, हमेशा जब भी ए ओ या फिर अर की ध्वनि उत्पन्न होगी तो समझ जाइए वहां पर क्या है? गुण स्वर संधि है। आगे देखते हैं, जब लघु अ दीर्घ ई से मिलेगा तो भी ए ही बनाएगा, मैंने आपको बताया। तो कैसे होगा? नर प्लस ईश, नरेश। अंक प्लस इक्षण, अंकेक्षण। इसी प्रकार जो दीर्घ अ है वो लघु ई से मिलेगा तो भी ए ही बनेगा, जैसे रमा धन इंद्र, रमेंद्र। यथा धन इच्छा, यथेच्छा। अगला टाइप देख लेते हैं, अगला नियम देख लेते हैं कि हमेशा दीर्घ अ और दीर्घ ई मिलकर भी क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। ये याद रखिए कि असजातीय वर्णों का जब भी मिलन होगा ई सजातीय वर्णों से तो क्या बनेगा? ए बनेगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं, महा और ईश, महेश। राका प्लस ईश, राकेश। इस प्रकार से ये ए का उदाहरण था। अब ओ का उदाहरण देख लेते हैं। मैंने कहा असजातीय वर्णों के मिलने से ऊ सजातीय वर्णों के असजातीय वर्णों से मिलने से क्या बनेगा? हमेशा ओ बनेगा। जैसे लघु अ और लघु उ मिलकर ओ बनाएंगे, जैसे पर धन उपकार, परोपकार। हित धन उपदेश, हितोपदेश। यहाँ पर हमेशा ओ की मात्रा आपको देखने को मिलेगी, वहां पर क्या होगा? गुण स्वर संधि होगा। उसी प्रकार लघु अ मिलके दीर्घ उ के साथ क्या बनाएगा? ओ बनाएगा, जैसे नव धन उड़ा, नवूढ़ा। जल धन ऊर्मी, जलोर्मी। अगला देखते हैं, बड़ा या दीर्घ अ मिलकर छोटे या लघु उ से क्या बनाएगा? ओ बनाएगा, जैसे महाधन उदय, महोदय। महाधन उत्सव, महोत्सव। इसी प्रकार दीर्घ अ और दीर्घ उ मिलकर भी ओ का निर्माण करेंगे, जैसे महाधन ऊष्मा, महोष्मा। दयाधन ऊर्मी, दयोर्मी। ठीक है, मेन चीज क्या है? हमको ओ पर फोकस रखना है, ए पर फोकस रखना है। अब हम देखते हैं अर वाला एग्जाम्पल कि अ सजातीय वर्ण री से मिलकर किस प्रकार अर की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर लघु अ जब री से मिलेगा तो अर की ध्वनि उत्पन्न होगी, जैसे देव और ऋषि। देव यहाँ पर अ है और ऋषि में री है, तो ये दोनों के मिलने पर क्या होगा? देवर। अर आ रहा है क्योंकि इसमें देव ऋषि, इसलिए यहाँ पर कौन सा संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। उसी प्रकार ब्रह्मा और ऋषि, ब्रह्मर्षि। ब्रह्म है ये, ब्रह्म और ऋषि, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है और ऋषि है, ब्रह्मर्षि है। ठीक है, उसी प्रकार दीर्घ अ पर री से मिलने से भी अर की ध्वनि उत्पन्न होगी, जैसे महाधन ऋषि, महर्षि। राजा धन ऋषि, राजर्षि। तो इस प्रकार से ये आपके गुण स्वर संधि के उदाहरण थे।
दोस्तों आज हमने स्वर संधि के 2 टाइप को कवर किया है। आने वाले वीडियो में हम फिर से आपको स्वर संधि के साथ मिलेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद आपका। आज के लिए इतना ही।